ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दोस्तों, 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का ये हमारा कूलाम के नियम का थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें से हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया, कूलाम का नियम क्या होता है, और उस पर हमने आपको न्यूमेरिकल बताए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इस क्लास में है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम जो होता है वो वैद्युत बल के बारे में था। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो हमने अभी तक जो कूलाम का नियम पढ़ा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। मैंने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा किया। फोर्स कौन सी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। सदिश में क्या होता है? परिणाम के साथ साथ क्या होता है? दिशा, मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो आइए चलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे होता है। आइए, सबसे पहला चीज, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, और ये सपोज करते हैं मूल बिंदु हमारा है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक बिंदु ये है, और एक बिंदु क्या है हमारे पास? B है, और बिंदु ये पर आवेश Q1 रखा गया है, Q1, और बिंदु B पर रखा गया कितना? Q2। ये पॉइंट ये और ये पॉइंट B। अब मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये हमने मान लिया R1, और इसके बाद में इसे मान लिया हम लोग R2। अब इसके बाद में इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या? A, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या? B, और यहाँ हमारा Q1 है और यहाँ हमारा क्या है? Q2 है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, ठीक है ना। तो क्या होगा? Q1 पर एक फोर्स अप्लाई होगा, किसके कारण? Q2 के कारण। और Q2 पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा, किसके कारण? Q1 के कारण। एक चुंबक होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा। अगर एक चुंबक होगा तो इस पर कोई फोर्स होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, दूसरा चुंबक रखेंगे तो अट्रैक्ट भी करेगा, रिपल भी करेगा। वो डिपेंड करता है कि उनके पोल कैसे हैं। सपोज करते हैं नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। दोनों एक दूसरे से दूर जाने का मतलब ये वाला इस पर भी बल लगा रहा है और ये वाला इस पर भी बल लगा रहा है। तो सेम यहाँ बिहेव होगा कि Q1 और Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दूर जाएंगे। तो चलते हैं, Q1 पर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना, और उस पर होगा F1 2, 1 पर फोर्स अप्लाई हुआ 2 के कारण। इसके बाद इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा 2, Q2 पर फोर्स अप्लाई होगा F2, किसके कारण? 1 के कारण। अब आइएगा, यहां से इस चीज को ऐसे मिला दे रहे हैं। एक बार पुनः मैं फिगर के बारे में आपको बता दे रहा हूं। X एक्सिस, Y एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। सपोज किया पॉइंट A और पॉइंट B पर दो चार्ज हैं, Q1 और Q2 जो पॉजिटिव है, और R1 R2 क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्ट टू वो, और R2 इसका पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्ट टू वो, O के सापेक्ष। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम और लिख दे रहे हैं यहां पर। तो दूसरा चीज ये है कि R1 2 Q1
आवेश का स्थित सदिश किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। इसके बाद R21 का मतलब ये हो गया, R21 का मतलब ये हो गया कि Q2 की स्थित सदिश किसके सापेक्ष? R1 के Q1 के सापेक्ष। तो एक एक करके सभी का नामिनेशन हम कर दे रहे हैं। तो आइएगा, वेक्टर R1 क्या है? मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश। वेक्टर R2 क्या है? मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश। इतना समझ में आया? R12 क्या है आपका? ठीक है ना, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश। R21 क्या होगा? R21 होगा Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश। इतना क्लियर है? इसके बाद में वेक्टर F12 क्या है? Q1 पर आरोपित बल, आरोपित प्रतिकर्षण बल किसके कारण? Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण, तथा F21 क्या होगा? Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल किसके कारण? Q1 के कारण। इतना आपको समझ में तो आया होगा। अब आइएगा, हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब दो आवेश होते हैं स्थिर अवस्था में, तो उस अवस्था में उस पर बल लगता है, जो बल लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम के अकॉर्डिंग होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के बीच क्रमानुपाती। मतलब हम लोग पढ़े थे F = 1/4πε0 K और Q1 Q2/r²। इतना हमारा एक कांस्टेंट टर्म था। तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं? 1/4πε0 K को हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल K केवल। ठीक है ना? तो आइएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम लगाने पर, कूलाम के नियम लगाने पर, कूलाम का नियम लगाने पर हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल, ठीक है ना। चलिए पहले फोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। F12 इक्वल K के एक नियतांक होगा जिसका मान 1/4πε0 K होगा, और Q1 Q2 बाई बीच की दूरी कितना है? मान लेते हैं इनके बीच की दूरी R है। कितनी दूरी है भैया? मान लेते हैं R है, तो ये हो गया R²। भाई पहले मान लेते हैं AB के बीच के जो दूरी वो R है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर एक हम वेक्टर लगा दें तो वेक्टर में क्या होता है? परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो इतना हमारा परिणाम हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो आइएगा इसे लिख दे रहे हैं R12 कैप। R12 कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। इसे हम लोग, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे पर भी फोर्स लग रहा है, वेक्टर F21 हो जाएगा, और वही के होगा नियतांक, वही आवेश Q1 Q2 R² वही दूरी होगा। हाँ, अब की बार जो वेक्टर होगा एक अंक में वो R21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इतना आपको समझ में आया होगा। अगला कार्य क्या है? हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हों बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे लिखते थे क्या? वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी। तो जरा आप लोग यहाँ और यहाँ
नज़र घुमाइएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन चेंज है, तो उस कंडीशन में वो इक्वल होंगे बट विथ निगेटिव के साथ होंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं कि चूंकि वेक्टर R12 व वेक्टर R21 विपरीत सदिश हैं, तो इस कंडीशंस में हो जाएगा R21 इक्वल माइनस R12 कैप। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या R कैप 12 इक्वल माइनस R21 कैप। बात समझ में आ रहा ना, चाहे इसको इसके निगेटिव का हो चाहे इसको इसके निगेटिव का हो, दोनों बात इक्वल है, जो आपको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, R21 के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल के रहने दीजिए ऐसे, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R21 के जगह पर हो जाएगा कितना, माइनस R12 कैप, और इस माइनस को आप कुछ ऐसा कर दीजिए और इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इतना हो गया। अब आप जरा समीकरण, ठीक है ना, 1 और समीकरण 3 पर नज़र घुमाइए। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैप, तो इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 3 से ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। वेक्टर F12 इक्वल माइनस में वेक्टर F21, और यही कूलॉम के नियम का क्या है, सदिश रूप है। और इस प्रकार से कह सकते हैं, हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर था न्यूटन गति विषयक नियम, उसमें से न्यूटन के तीसरा नियम था कि एवरी एक्शन इज सेम रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए इनका परिणाम बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, समराइज कर दे रहे हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम सपोज करते हैं ए और बी 2 पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट्स पर हमारे 2 अलग अलग चार्ज Q1 और Q2 है जिनके नेचर इक्वल है, मतलब दोनों धनावेश हैं। आप डावेश भी मान लीजिए, मतलब ऐसा मानिएगा कि समान नेचर रहे, आप धनावेश मानिए या डावेश मानिए, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसके बाद ए और बी पर हमारे 2 चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो उसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा ना। तो मान लेते हैं कितना है, R1 वेक्टर, इसका मान लेते हैं R2 वेक्टर। 1 Q1 चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, किसके कारण, ड्यू टू Q2, और जो फोर्स अप्लाई होगा वो वेक्टर F12 होगा। और Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू Q1, तो वेक्टर F21 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने 2 फोर्स आपको दिखा दिए और बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया और सबका यहाँ पर हमने परिचय करा दिया, दोनों में कूलॉम के नियम को दिखा दिया। ये और ये परिणाम में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत हैं, तो उस कंडीशन में इसके माइनस के इक्वल होंगे। और इसके मान को समीकरण 2 में रख दिया। और इस प्रकार से हमने देखा 1 और 3 से कि दोनों राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन से डैट, ठीक है ना, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यही न्यूटन के कूलॉम के नियम का क्या सदिश रूप, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आते रहते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसको PDF चाहिएगा, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670 20 72 पर आप भेजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना।